नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार खरे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लंबे समय से बच्चों के निरंतर मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीटीईटी का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, जैसा कि वो कैंसिल हो चुका है कुछ विशेष कारणों से। तो आज इसी के बारे में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी दुविधा में न रहें। जो भी ये प्रश्न करते रहते हैं कि सर यूपीटीईटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो भाई ऐसे छात्रों को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म डाला ही क्यों, जब आप लोगों को विश्वास ही नहीं है और अपने ऊपर विश्वास नहीं है आप लोगों को, तो आपको फॉर्म ही नहीं डालना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये तो व्यर्थ की बात है कि भाई यूपीटीईटी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। भाई आज कैंसिल हुआ है, फिर दोबारा फिर होगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद कई छात्रों ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर पहले होगा या बाद में होगा, कब होगा। तो देखिए, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि दिसंबर या जनवरी के प्रारंभ में, दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के प्रारंभ में इसके होने की संभावना तो हमें नहीं लग रही है। हाँ, हो सकता है कि ये आपके जनवरी, जैसा कि हम अपने उससे देख रहे हैं कि जनवरी के अंत तक इसके होने की संभावना है। जहाँ तक सरकार ने 23 जनवरी को इसका प्रस्ताव भेजा है। यदि मान लीजिए 23 तारीख को कंफर्म हो जाता है तो आप लोगों का 23 जनवरी को ही आपका एग्ज़ाम होगा। और यदि हो सकता है कि सरकार उस पर अनुमति ना दे तो आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए, तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कई ऐसे छात्र हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं कि सर कैसे क्या पास हों, कैसे क्या हो, क्योंकि कई छात्र ऐसे भी हैं जिनको अभी यूपीटीईटी का एग्ज़ाम जो है बहुत सरल लगा था, और कई ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि सर इस बार तो सरल आया था, पता नहीं अगली बार सरल आएगा कि नहीं आएगा। तो उन सभी छात्रों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ ना तो सरल होती है और ना ही कठिन होती है। जो चीज़ आपको आती है वो सरल है, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आपके लिए कठिन है। ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में आप छोड़ दीजिए। यदि आपने अच्छी तरह से संपूर्ण बाल विकास का, पर्यावरण का, गणित का, आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसका, हिंदी का अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को दूसरा पेपर भी सरल ही लगेगा। और लेकिन आपको लग रहा है कि भाई आपकी पढ़ाई में कहीं कमी है, तो अभी आपके पास समय है, आप अच्छी तरह से मेहनत करना चालू कर दीजिए और आज भी आप सफल हो सकते हैं। ठीक है ना। कई छात्रों के मन में ये भी दुविधा है कि सर बार बार पेपर होगा, अब इस बार हमारा आने जाने का समय लगता है, हमारा आने जाने में समय लगा था। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम वहाँ पर गए थे, हमारा यातायात का खर्चा वगैरह। देखिए, हम मानते हैं इस बात को कि जो भी पेपर लीक हुआ है वो गलत हुआ है। पेपर ना तो लीक होना चाहिए था और ना ही कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन पेपर लीक हो गया, तो ऐसी स्थिति में पेपर कैंसिल हो जाना ही सबसे उपयुक्त था। कारण ये है कि यदि मान लीजिए पेपर लीक हो चुका था और इसको कैंसिल ना किया जाता, तो इसका मतलब ये होता कि बहुत सारे अयोग्य व्यक्ति जो इस शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं हैं, वो सभी के सभी आपके शिक्षक बन जाते, आपकी टीईटी पास कर लेते। और इतने बड़े षड्यंत्र की यदि जानकारी ना मिलती तो हो सकता था कि सुपर टेट का एग्ज़ाम भी आपका लीक हो सकता था। तो इस चीज़ में ये बहुत अच्छी बात हुई है कि यूपीटीईटी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें से सरकार को इसकी जानकारी भी हो गई है और साथ में ऐसे अपराधियों को पकड़ा भी गया है। बहुत सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है, बहुत सारे अपराधियों को आगे चल करके पकड़ भी लिया जाएगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, फाइनली हम यही कहेंगे आप सभी लोगों से। और हाँ, जो भी छात्र, आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि प्रत्येक परिस्थिति में हम लोगों को सदैव सकारात्मक रहना चाहिए। ठीक है ना। आप लोग सभी लोग शिक्षक बनने वाले हैं टीईटी का एग्जाम पास करने के बाद, चाहे आप एमपी में बने, चाहे आप यूपी में बने, या चाहे आप सेंट्रल के बने। देखिए, अभी सीटेट का एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहे हैं। हमारी शुभकामना है आप सभी को जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। और साथ में ही आप लोगों का मार्च में निर्धारित है कि आपका एमपी का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा। और बच्चों के लिए हमने विशेष रूप से आग्रह करने पर अपने सभी विषयों को यूट्यूब के माध्यम से देने का विचार किया है। यदि हम विस्तार से न पढ़ा सके तो हम महत्वपूर्ण चीज़ें तो अवश्य पढ़ाएंगे ही। और साथ खास तौर से बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है बाल विकास, मनोविज्ञान से संबंधित। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, ये हमारा आपसे वादा है।
और शिक्षक बनना है तो भाई धैर्य, सकारात्मक सोच और साहस, इन तीनों चीज़ों को आप हमेशा बनाए रखिए, ना सिर्फ एग्जाम देते समय अपितु एग्जाम के बाद भी। आप जब शिक्षक के पद पर पहुंच जाए तो यही बिहेवियर आप लोगों को एक शिक्षक के रूप में भी दिखाना है, क्योंकि आप एक सफल शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आप अपने छात्रों को कुछ दे पाएंगे। छात्रों को केवल पढ़ाना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उनके लिए उनके सामने सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब एक शिक्षक स्वयं नकारात्मक होगा तो वो अपने छात्रों को कैसे सकारात्मक सोच दे सकता है। आपकी क्लास में अनेकों प्रकार के बालक आते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक आते हैं, आपराधिक बालक आते हैं ना, दिव्यांग बालक भी आते हैं। अब मान लीजिए आप खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं, बेचारे उन बच्चों को कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे आप, ठीक है ना। समस्यात्मक बालक आते हैं, घंटा पार करने वाले बालक भी आते हैं, है ना। कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड कमजोर होता है, कई मंदबुद्धि बालक भी आपके सामने आएंगे आपकी क्लास में, तो आप कैसे उनको देख पाओगे। बाल विकास अब केवल इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि भाई आप लोग एग्जाम दें, पास कर लें और बस फ्री। आप बाल विकास को इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि आप उसको अपने जीवन में ढाल सकें। आपको बच्चों के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए कि आखिर किस बच्चे को मैं कैसे ट्रीट करना है। केवल एक शिक्षक बन जाने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और आप केवल अपने पद पर बैठे रहें और केवल जो सरकार के द्वारा आपको मानदेय दिया जाता है, जो भी वेतन आपकी तनख्वाह दी जाती है, आप उसको लेते रहें। भाई आप एक कर्तव्य है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सारी जिम्मेदारियां, बहुत ज़्यादा लेक्चर, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि देखिए आपके हाथों में देश का भविष्य है। यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल 4 बच्चों को आपने सुधार दिया, वही 4 बच्चे आगे वाले 4 बच्चों को सुधारेंगे, तो यही धीरे धीरे कर करके ये चैन सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं विकास होगा ही होगा। और इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, आपको विद्यालय जाना है ही, पढ़ाना है ही, ठीक है ना। तो बस सकारात्मक बनी रहिए। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं, कई छात्रों के मन में कोरोना का डर है। अब आते हैं महत्वपूर्ण विषय पर। तो कई छात्रों ने यह भी क्वेश्चन किया था कि सर ऐसा ना हो कहीं लॉकडाउन लग जाए, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, पता चला कि वो फिर से पेपर डिले हो जाए, जैसा कि एमपी में बार बार होता रहा। तो हाँ, ये बात तो सही है कि भाई एमपी में लंबे समय तक पेपर जो था फॉर्म डलवा लिए गए और एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी दोबारा फिर से लिंक ओपन कर दी गई है 14 तारीख से, और जिन छात्रों के वर्ग 3 के फॉर्म नहीं डले थे वो दोबारा फिर से फॉर्म डाल सकते हैं। और फॉर्म डालने के साथ साथ अब अच्छा ही फॉर्म कौन डालेंगे, तो फॉर्म केवल उन्हीं लोगों को डालना है जिन्होंने पिछली बार फॉर्म को नहीं डाला था। लेकिन ऐसे छात्र जो पहले फॉर्म डाल चुके थे उन लोगों को किसी प्रकार से दोबारा फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों का ये भी है कि सर क्या जगह बढ़ी हुई है वर्ग 3 में। तो भाई सरकार के द्वारा ऐसा जानकारी आई थी कि आपकी कुछ जगह को बढ़ा दिया गया है, जितनी पिछली बार दी गई थी आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो कुछ जगहों को बढ़ाया गया है। कितनी जगह हो गई है कुल, इसके बारे में अभी हम कोई ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि भाई कितने पद आगे बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने कहा था कि आपके पद बढ़ा दिए गए हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर जो है उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य है। हाँ, हालांकि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको कई लोग आपको परेशान करेंगे कि भाई तीसरी लहर आने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनको अपनी टीआरपी चाहिए है, जिनको अपने न्यूज़ चैनल चलाना है, वो कैसे चलाएंगे, वो इसी प्रकार से चलाएंगे ताकि आप लोग घबराएंगे, उनके चैनल को देखेंगे तभी तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी, ठीक है ना, उनके चैनल चलेंगे। और कई ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जिनको इनसे लाभ हुआ है, कोरोना से लाभ हुआ है, कई ऐसे व्यक्ति हैं, तो भाई वो लोग तो यही हल्ला मचाएंगे कि भाई कोरोना आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बता दें हम कि जो कोरोना की जो नया वेरिएंट आया है, जिसको हम ओमिक्रॉन नाम से जानते हैं, तो ये ओमिक्रॉन खोज जहाँ पर की गई है, जिस वैज्ञानिका ने इसकी खोज की है, तो उनका खुद का कहना ये है कि ये वायरस जो है ये संक्रामक तो अधिक है, मतलब फैलता तेजी से है, लेकिन ये घातक नहीं है, मतलब इससे मृत्यु दर जो है वो भी ना के बराबर है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हल्की फुल्की कमजोरी होगी, सिर दर्द होगा और उसके बाद में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ओवरऑल घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 लहरें आ चुकी हैं तो सरकार भी हमारी अलर्ट हो चुकी है, वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। तो जब वैक्सीनेशन काम इतनी अच्छी तरह से हो चुका है, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हैं, और साथ में हम लोग सामाजिक दूरी और जो मास्क वगैरह जो भी सरकार के नियम निर्देश हैं उनका हम पालन करते रहेंगे,
और अपनी पढ़ाई को चालू रखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद घबराने की कोई किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं है। बाकी जितने भी मैसेज हमारे पास जो आए हुए हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उनको विशेष समझाया जाए। घबराने की कोई बात नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। एग्जाम बिल्कुल होगा, आप लोग परेशान ना हो। एमपी में जैसे कि अभी आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव आ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अब कोरोना का खतरा या तीसरी लहर का खतरा आएगा, कि आना होता तो काफ़ी सरकार भी अलर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और पहले से अच्छी सुरक्षाएं भी हो चुकी हैं। और आदमियों में एक बार जब कोरोना हो चुका है तो कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना सीधा आएगा और तबाही लाएगा। ऐसे वेरिएंट तो हमेशा निकलते ही रहेंगे। खोजें होना आज स्टार्ट हुई हैं, लेकिन समस्या समय के साथ में सब चलता रहता है। अब हम किसी कोरोना को लेकर के जीवन जीना तो छोड़ना ही देंगे। सकारात्मक सोच तो हमें रखना ही पड़ेगी। यदि हम यही सोचते रहेंगे तो फिर जीवन कैसे जिएंगे। तो बस हमारा सभी से यही आग्रह है कि आप लोग घबराएं ना, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सकारात्मक सोच के रहें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि कोरोना से जब से आया है तब से बच्चों की पढ़ाई ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ाई लीजिए, आपकी कंपटीशन की एग्जाम हो, आपकी किसी भी प्रकार की पढ़ाई जो है बहुत अधिक प्रभावित हुई है। हाँ, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है। लाभ किस प्रकार से लिया है, जैसे कि आपको पता है कि अपनी कोचिंग माँ गायत्री कोचिंग निरंतर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराती रही है। और आप लोगों में से भी यदि कोई वीडियो देख रहे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको क्लास में ज्वाइन किया जाएगा। और साथ में ही आप लोगों को कोई भी प्रकार की परेशानी है, यदि आप क्लास में नहीं भी आते हैं तब भी आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर यदि आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं 8965896644। तो इसके माध्यम से आप हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास आपके प्रश्नों का उत्तर हुआ तो हम उनको अवश्य देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कि किन किन छात्रों को कोरोना का लाभ मिलेगा। जैसा कि एक छात्र ने हमसे पूछा था कि सर जिस प्रकार से क्लास का प्रमोशन कर दिया गया है तो क्या इसमें हम लोगों को छूट नहीं मिलेगी। तो देखिए भाई, ये क्लासेस के एग्जाम एक अलग बात हो जाती है। क्लासेस में प्रमोट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ब्रिज कोर्स होता है बाल विकास में, आपको पेडागोजी के अंतर्गत आपको ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। ब्रिज कोर्स क्या होता है, क्या इसके बारे में तो अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं कि क्या होता है, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा हमें विस्तार से, कब लागू किया गया, किस समिति ने इसको लागू किया। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत लंबी पढ़ाई को छोटे रूप में पढ़ा देना। तो बात करते हैं हम यहाँ पर कि कोरोना के समय में आप लोगों को केवल उन्हीं छात्रों को लाभ मिलेगा जो उन्होंने कोरोना में नकारात्मक सोच नहीं रखी है, अपने घर पे कंटिन्यू स्टडी करते रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से करते रहे हैं। कभी भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप तो भाई खरगोश की तरह दौड़ लगाइए जब आपका एग्जाम पास में आ जाए तो, और उसके पहले